इसमें पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का है शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है। कमेंट करेंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश, संपूर्णानंद। तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है लल्लू लाल की रचना है। सुख सागर है, 11 वर्ष का समय है, प्रेम सागर है, रानी केतकी की कहानी है। तो लल्लू लाल की रचना है सुख सागर। क्या है? प्रेम सागर। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। रानी केतकी की कहानी इंसाल्लाह खां की है। और 11 वर्ष का समय कहानी है रामचंद्र शुक्ल की। सुख सागर मेरे प्यारे बच्चों, सुख सागर है मुंशी सदा सुखलाल की। पर्दा कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद, यशपाल, अमरकांत, जयशंकर प्रसाद। तो पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल। अगर पूछ ले पर्दा किस विधा की रचना है तो आपको बताना है कहानी विधा की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का घ है बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे। इंदुमती के, लहर के, हिंदी प्रदीप के, साहित्य सहचर के। तो बाल कृष्ण भट्ट संपादक थे किसके? हिंदी प्रदीप पत्रिका के। लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है और साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है और इंदुमती के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। प्रश्न नंबर 1 का अंगा है वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। साहित्य और समाज रामधारी सिंह दिनकर की है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की है। तो मेरे प्यारे बच्चों वागधारा जो है वासुदेव शरण अग्रवाल की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का है कामायनी किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है, भारतेंद्र युग की है, प्रगतिवाद युग की है। तो कामायनी मेरे प्यारे बच्चों छायावाद युग की रचना है। दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का खा है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। भारत भारती भी द्विवेदी युग की रचना है। साकेत भी द्विवेदी युग की रचना है। छाया मेरे प्यारे बच्चों ये छायावाद युग की रचना है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा। छायावाद जयशंकर प्रसाद की रचना है। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त का है। प्रिय प्रवास महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। और भारत भारती मैथिली शरण गुप्त का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का गा है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1954, 1943, 1938, 1936। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 है। यदि पूछ ले दूसरा तार सप्तक तो बताना है 1951। तीसरा पूछ ले तो 1959। चौथा पूछ ले तो 1979। और तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 का घा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत को, रामचरितमानस को, कामायनी को, पृथ्वीराज रासो को। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। और हिंदी के प्रथम महाकवि चंदबरदाई। कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद का है। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है। और रामचरित किसका है? गोस्वामी तुलसीदास का। अगला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। परख, चित्राधार, अनामिका, स्वर्णधूल। अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। परख जैनेन्द्र कुमार की रचना है। स्वर्णधूल सुमित्रानंदन पंत की है। और चित्राधार जयशंकर प्रसाद की है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 अंक का होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो जहाँ पर जन शब्द दिख जाए, ठीक है, भूमि शब्द दिख जाए, माता शब्द दिख जाए, राष्ट्र शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए तो आप समझ जाइए कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप। पाठ के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल। राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। उत्तर आपको आसानी से मिल जाएगा। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? तो पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
पृथ्वी कम मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन यानी मनुष्य के कारण प्राप्त करती है। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मेरे प्यारे बच्चों किसकी करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसके धूल में हम खेल कर बड़े होते हैं, इसके हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम अशोक के फूल और हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। अशोक को देखकर कौन उदास होता है? तो अशोक को पुराने चित्त से देखने वाला उदास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक विद्वता के बारे में जन सामान्य को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो उपयुक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक संदेश देना चाहता है कि विद्वता को सहज और जीवन का अंग होना चाहिए, जिससे वह व्यक्ति को उत्थान की ओर प्रेरित करेगी। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का आशय स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश का आशय यह है कि व्यक्ति को अपने उत्थान से उत्साहित और पतन से निरुत्साहित नहीं होना चाहिए, प्रत्येक स्थिति में समभाव से रहना चाहिए। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसके करना है? जिसकी रेखा खींची हुई है। पंडिताई एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। पंडित अर्थात विद्वता भी एक भार है, यह जितनी भारी होती है उतनी तेजी से मनुष्य को डुबोती है। विद्वता अहंकार को उत्पन्न करती है और अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण होता है। जो जितना बड़ा विद्वान होता है वह उतना ही बड़ा अहंकारी भी होता है। रावण का उदाहरण हमारे समक्ष है। उस जैसा विद्वान धरती पर शायद ही पैदा हुआ हो, लेकिन उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 10 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। मेरे प्यारे नव जलस से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुबन से ओ ना भेजा संदेशा। नवीन बादल के समान और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्यारे श्री कृष्ण मथुरा जाने के बाद न मथुरा से वापस आए और ना ही मेरे लिए कोई संदेश भेजा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा से हमको तू सुना दे। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो करके पागल हो गई हूँ, तुम जा करके मेरी सारी दुख भरी कहानी को श्री कृष्ण को सुना देना। ठीक है। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। राधा कहती है कि जैसे ही तुम मेरा भवन छोड़कर थोड़ा सा आगे जाओगी तो सुख प्रदान करने वाले सुंदर सुंदर लताएं मिलेंगी, वहाँ की प्यारी छाया होगी, पक्षियों के चहचहाने की मधुर स्वर होगी, वह तुझे मोह लेंगी। फिर भी तुम मेरे दुख को ध्यान में रखना और वहाँ जाकर के विश्राम ना करना। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। तो पवन दूतिका है पाठ का नाम और कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो पवन दूतिका ने श्री कृष्ण को संदेश, पवन दूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको बता ही दिया है पूरी। इसके बाद प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का किस प्रकार वर्णन किया गया है? तो राधा के अनुसार कृष्ण के नयन नवीन बादलों के समान पनीले और मनोहारी हैं। राधा का प्रेम उनके प्यारे प्राण प्रिय कृष्ण के विरह में व्याकुल है। मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा? तो मधुबन जाकर श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा। इसके बाद अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप श्री कृष्ण के दूत बनकर आए हो या फिर ब्रह्म के दूत बनकर आए हो? आपने तो मुझ ब्रजबालाओं की बुद्धि को पलटने का ठेका ले लिया है। रत्नाकर जी कहते हैं, फिर गोपियाँ कहती हैं कि आप प्रेम की रीति को नहीं जानते हो, आप अनाड़ियों की तरह व्यवहार कर रहे हो। आपने जो कहा हमने मान लिया कि श्री कृष्ण और ब्रह्म एक ही है, फिर भी हमें श्री कृष्ण से अन्यत्र भावना अच्छी नहीं लगती है। ठीक है। फिर गोपियाँ कहती हैं कि यदि समुद्र में जल की एक बूंद मिला दिया जाए
तो समुद्र का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है, लेकिन उस बेचारी बूंद का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम। पाठ का नाम उद्धव प्रसंग, कवि का नाम जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसके बाद दूसरा है, गोपियों ने किसे और क्यों अनारी कहा है। तो गोपियों ने कान्हा को अनारी कहा है क्योंकि वह उनकी प्रेम भावना और निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाई। गोपियों का मानना था कि कान्हा ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए वे उन्हें अनाड़ी मानती हैं। इसके बाद है, अनीति और भाव शब्दों के अर्थ लिखिए। तो अनीत का अर्थ है अन्याय या गलत तरीके से, भावत का अर्थ है प्रेम करना या मानना। इसके बाद अगला प्रश्न है, कान दूत केंदो ब्रह्मदूत है पधारे आप। इसमें अनुप्रास अलंकार है, दूत और पधारे शब्द का समान ध्वनि का प्रयोग किया गया है। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता दिया है। इसके बाद है 5 का नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में देना है और 5 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। इसका वीडियो आपको ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और हरिशंकर प्रसाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये इनका भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। इसके बाद है 6 नंबर, पंचलाय तथा लाठी कहानी का सारांश। तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है। ध्रुव यात्रा अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य, इसका भी चैनल पे अपलोड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर तैयार करेंगे। फिर 7 नंबर है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये अलग अलग जिले के लिए अलग अलग खंड काव्य है, तो इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर खंड खा है, प्रश्न नंबर 8 का। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है, 2 अंक संदर्भ के लिए, 5 अनुवाद के लिए। चलिए देखते हैं इसका अर्थ। संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य चाभास भारवी, भवभूति आदि महाकविया, स्वकीय ग्रंथ रत्न अध्याप पाठ का नाम हृदय विराजन थे। यानी संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूत आदि महाकवि अपने ग्रंथ से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, संस्कृत की एकता संस्कृत से सुरक्षित रखी जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य अलौकिक संस्कृत भाषा है। ठीक है, इसका संदर्भ देख सकते हैं, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूरा अंक मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के संस्कृत भाषा में महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ अथवा करके दिया है, इसको भी देखते हैं। तदा कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोज। तब किसी द्वारपाल ने आकर के महाराज भोज से कहा, राजन, लंगोटी मात्र पहने हुए एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा ने कहा, उसे अंदर लाओ। तब अंदर आकर के उस कवि ने महाराज भोज की ओर देख करके, आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा मान करके संतुष्ट होकर के खुशी के आंसू बहाए। राजा ने उसकी ओर देख करके कहा, कवि तुम क्यों रोते हो। तब कवि ने कहा, राजन, मेरे घर की दशा को सुनिए। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के भोजस्योदाहरण नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद खा नंबर है, दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। भी 5 अंक का होता है, मेरे 7 अंक का होता है। तो भाषास मुख्या मधुरा दिव्या गिवाण भारती, यानी भाषाओं में मुख्य मधुर अलौकिक संस्कृत भाषा है। तस्य ही मधुरम काव्य, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है। तस्मादप सुभाषितम, और उससे अधिक मधुर उसके सुंदर वचन है। संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नार नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मत्ता गजेंद्रा, हाथी मस्त हो रहे हैं। मुझता गवेंद्रा, सांड प्रसन्न हो रहे हैं। वनेश विक्रांतरा मृगेंद्रा, वनों में शेर अधिक पराक्रमी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, पर्वत सुंदर है। निर्भता नरेंद्रा, राजागण शांत हैं। परिकीर्तो वारिद्रो सुरेंद्रा, और इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। इसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। 2 अंक, 4 अंक मिलेंगे, 2-2 नंबर। इसके बाद 10 का खा और गा है मेरे प्यारे बच्चों, श्रृंगार रस अथवा विभत्स रस, यमक अथवा उपमालंकार, दोहा अथवा कुंडलिया छंद। तो इनको आप तैयार करेंगे, नहीं तो इसका भी वीडियो चैनल में प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर 11 नंबर है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या, जीवन में सदाचार का महत्व, मेरे प्रिय कवि। तो इसका भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। इसके बाद 12 का पहला है, नयनम का संधि विच्छेद तो ने प्लस अनम होता है। इसके बाद है कलाव्यूह का संधि विच्छेद तो कलो प्लस यू होता है। इसके बाद है वृद्धा का संधि विच्छेद तो होता है वृद्ध प्लस धा। क्या होता है, वृद्ध प्लस धा।
इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो अनुरूपम में अव्ययीभाव समास है, महात्मा में कर्मधारय समास है, प्रतिमाना में भी अव्ययीभाव समास है। इसके बाद 30 नंबर है बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपने गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। तो इसमें से एक करना है और दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद 14 का पहला है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। तो गुरुत्व में गुरु शब्द है तो प्रत्यय है, कटुता में कट शब्द है तल प्रत्यय है, बुद्धिमान में बुद्धि शब्द है मतु प्रत्यय है। इसके बाद दूसरा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। तो गुरुत्व में गुरु शब्द है तो प्रत्यय है, बलवती में बल शब्द है मतु प्रत्यय है, बुद्धिमती में क्या है बुद्धि शब्द है मतु प्रत्यय है। इसके बाद खा है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। आकाशा छात्रे समम स्नाति, इसमें तृतीया है, श्री गणेशाय नमः चतुर्थी है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।